So, welcome toppers and myself SK Misra. So, this is the second part of the video which I have made for the class 8, that is chapter 3. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. तो सिंथेटिक फाइबर्स में हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी थी. ठीक है, जैसे कि फाइबर्स फैब्रिक्स हमने कवर कर दिया था. सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर के टाइप. ठीक है, इसमें हमने रेयॉन, नायलॉन, ठीक है, और पॉलिस्टर, एक्राइलिक, ये सारी चीज़ें हमने कवर कर दी थी. टेरिलीन, पीईटी. उसके बाद में हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था, सिल्क कैसे इसको कहते हैं आर्टिफिशियल. उसके बाद में हमने नायलॉन के बारे में पढ़ा, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा, एक्राइलिक के बारे में पढ़ा. हम इस पेज पे पढ़ रहे थे. ठीक है, और उसके बाद में हमने ये पढ़ लिया था कि कुछ जो है एक्राइलिक के बारे में हमने पढ़ लिया था. ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं और वुलन क्लॉथ का ये सब्स्टिट्यूट होता है. कि जैसे हमारे पास वूल खरीदने के पैसे नहीं हैं या फिर जो वूल होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, ठीक है, तो हम उसके जगह पर एक्राइलिक का इस्तेमाल करते हैं. नाउ डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो है डिसएडवांटेज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. क्योंकि सिंथेटिक फाइबर तो बहुत अच्छा होता है, पहनने में बहुत ज़्यादा चीप मिलता है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और एंटी रिंकल है, रिंकल नहीं पड़ते, पहनने में आसानी होती है. अब जनरल अपकीप बहुत ज़्यादा इसका कम है. बट क्या है, इफ क्लॉथ कैचेस फायर, अगर इस कपड़े में आग लग जाती है तो ये क्या करने लगता है, मेल्ट करने लगता है और ये हमारी बॉडी में चिपक जाता है. सो इट मे बी डिजास्ट्रस. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है जब इसमें आग लग जाती है और ये इस पर्सन की बॉडी में चिपक जाता है जिसने इसको पहन के रखा हुआ है. Therefore, we should not wear the synthetic cloth while working in kitchen or in the laboratory. इसीलिए हमें किचन में काम करते समय और लैब में काम करते समय हमें सिंथेटिक फाइबर के कपड़े नहीं पहनना चाहिए. तो एटलीस्ट आप लोग अपने किचन में काम करने वाले जो घर के सदस्य हैं, जैसे मम्मी या कोई और, उनको आप बताइए कि जो किचन है उसमें हमें सिंथेटिक फाइबर्स नहीं पहनने हैं, और अगर पहनते भी हैं तो बहुत केयरफुल रहना है. और एटलीस्ट जो पैन वगैरह, गर्म बर्तन वगैरह पकड़ने का जो कपड़ा होता है वो तो कतई सिंथेटिक फाइबर का ना रखें, वो हमेशा कॉटन क्लॉथ का ही रखें या वुलन क्लॉथ का रखें. ओके, सो लेट मी प्रोसीड. अभी आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. आज का मेजर जो टॉपिक है वो हमारा वो ये है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, और उसके बाद में हम प्लास्टिक पढ़ेंगे. ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर. जैसा हमने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था. सो दे आर ड्यूरेबल एंड इनएक्सपेंसिव. मतलब ये ड्यूरेबल है और इनएक्सपेंसिव है, यानी कि सस्ते हैं और टिकाऊ हैं. दे आर लाइट वेट, बहुत हल्का वेट होता है इनका, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है. ठीक है, दे आर इजी टू मेंटेन एज कम्पेयर टू द नेचुरल फाइबर. जैसे कॉटन है या फिर और कोई नेचुरल फाइबर्स है, सिल्क है, इन सबको मेंटेन करना हार्ड होता है. इनमें सब में क्या होती है, बहुत सारी सिलवटें पड़ती हैं, रिंकल्स पड़ जाते हैं, बट इसको मेंटेन करना बहुत ही ईजी होता है. एंड दे कैन बी इजिली वॉश्ड एंड ड्राइड. इनको आसानी से धुला जा सकता है और इनको आसानी से सुखाया जा सकता है, जल्दी सूखते हैं. ठीक है, रिंकल नहीं पड़ता, इन्हें रखना आसान है, मेंटेन करना आसान है. सो दे आर रेजिलियंट टू द रिंकल्स विच मेक देम मोर डिमांडिंग. इसीलिए इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है. तो जब भी एग्जाम में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, यू कैन राइट दीज पॉइंट्स. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. हम जो मेजर आज का टॉपिक है वो है प्लास्टिक. जैसा कि हमने पढ़ाया था पॉलीमराइजेशन. तो पॉलीमराइजेशन में मैंने बताया था, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे और मोनो का मतलब होता है एक. तो जो बहुत सारे मोनोमर थे वो मिल के क्या करते हैं, पॉलीमराइजेशन बना देते हैं, चेन फॉर्म करते हैं. इसी तरह से प्लास्टिक भी बनता है, और प्लास्टिक भी एक तरह का पॉलीमर ही होता है. और इसको भी क्या, ये भी कैसा होता है, बिल्कुल सिंथेटिक फाइबर की तरह ही होता है. ठीक है, बट क्या होता है कि सिंथेटिक फाइबर लगभग सारे एक जैसे होते हैं, बट जो प्लास्टिक होता है ये क्या है, ऑल प्लास्टिक डू नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. मतलब जो उनके अंदर की अरेंजमेंट होती है वो प्लास्टिक के जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वो सबका अलग अलग होता है. बहुत सारे प्लास्टिक्स का अलग अलग तरह के आपने प्लास्टिक, जैसे पॉलीथीन का प्लास्टिक अलग होता है, आपके लैपटॉप का प्लास्टिक अलग होगा, आपके फ़ोन में जो प्लास्टिक लगा है वो अलग होगा, आपके बाइक में जो प्लास्टिक लगा है वो अलग होगा. ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग टेक्सचर में कई सारे प्लास्टिक आते हैं. ठीक है, तो जो अरेंजमेंट होता है किसी किसी में लीनियर होता है और किसी किसी में वो क्रॉस लिंक होता है. ठीक है, क्रॉस लिंक होता है. अभी आते हैं प्लास्टिक में के साथ क्या क्या एडवांटेजेस हैं. देखिए, तो प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल. प्लास्टिक को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, उसको फिर रीयूज भी कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, उसको दूसरे रंग में कलर कर सकते हैं मेल्ट करके, उसको मेल्ट भी कर सकते हैं, उसके बाद में उसे रोल कर सकते हैं, शीट बना सकते हैं उसकी बड़ी बड़ी. ठीक है, अभी उसके बाद में इसको वायर्स में बना सकते हैं. ठीक है, उसके तार भी बनते हैं प्लास्टिक्स के. और दैट इज वाई इट फाइंड सच अ वेराइटी ऑफ द यूज. इसीलिए बहुत सारे हैवी हाई यूज में ये यूज, मतलब बहुत सारा वेराइटी ऑफ द यूज है इसके, बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग में भी है. ठीक है, अभी जैसे पॉली का मैंने बताया था बहुत सारे, तो एक है ये पॉलीथीन. पॉलीथीन जो हम बैग यूज़ करते हैं सामान लाने ले जाने के लिए, इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक है पॉली और एक है इथीन. पॉली मतलब बहुत सारे, इथीन एक है कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड है. जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब स्टार्ट करेंगे तो इथीन के बारे में आप अच्छे से जानेंगे. ठीक है,
अभी क्या है, पॉलीथीन मतलब बहुत सारे इथीन मिलकर इसे बनाते हैं, और ये भी एक प्लास्टिक का अच्छा एग्जाम्पल है। इट इज यूज फॉर मेकिंग कॉमनली पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी देखिए टाइप्स ऑफ द प्लास्टिक। तो दो तरह का मोस्टली प्लास्टिक होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, तो थर्मोप्लास्टिक में क्या है, प्लास्टिक विच गेट्स डिफॉर्म्ड इजिली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंट इजिली आर नोन एज द थर्मोप्लास्टिक। मतलब ऐसे प्लास्टिक जिनको हम क्या करें, जब भी हम हीट कर रहे हैं तो ये आसानी से इनको हम बेंड कर सकें, मोल्ड कर सकें, मेल्ट कर सकें, इनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ठीक है, मतलब एक बार कोई आर्टिकल बना दिया, उसके बाद उसे पिघला के दूसरा बना दिया, पिघला के तीसरा बना दिया, इस तरह से इसको बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। ये कैसे बनता है भाई, किसी प्लास्टिक के पीस को हमने क्या किया, पहले हीट किया, उसके बाद मेल्ट किया, उसके बाद उसे डिजाइन दे दी, उसके बाद उसे आराम से रख दिया, और वो धीरे 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 कूल हो रहा है। इस तरह से थर्मोप्लास्टिक बनता है। अभी आते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है, किसी आइटम को हमने हीट किया, यानी कि मोल्ड किया, मेल्ट किया पहले, उसके बाद मोल्ड किया, उसके बाद में उसे अचानक से चिल कर दिया, अचानक से कूल कर दिया, तो उसके जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वो वहीं के वहीं रुक गया, वो ब्रिटल हो गया, हार्ड हो गया। और ऐसे प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एक बार मोल्ड हो गए तो दोबारा ये सॉफ्ट नहीं हो सकते हीट करने के बाद में, और दे आर कॉल्ड दी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अभी थर्मोप्लास्टिक में क्या है, एग्जाम्पल है कि भाई पॉलीथीन और पीवीसी इसके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं, और इसके दो एग्जाम्पल हैं बेकलाइट और मेलामाइन। यहाँ तक कि ये इतना ब्रिटल हो जाता है, इसकी टाइल्स भी बनती हैं। ठीक है, तो देखिए बेकलाइट इज यूज फॉर मेकिंग दी इलेक्ट्रिकल स्विचेस। इलेक्ट्रिकल स्विचेस में जो होते हैं, जो कंपाउंड यूज होता है आपके घर में, वो यही है। ठीक है, क्या बेकलाइट। और उसके अंदर बहुत सारे बर्तनों के हैंडल वगैरह में भी काम आता है ये। फिर आता है मेलामाइन। मेलामाइन इज यूज फॉर मेकिंग फ्लोर टाइल्स। तो फ्लोर टाइल्स बनाने के लिए मेलामाइन काम आता है। ठीक है, किचन वेयर में भी मेलामाइंस लगते हैं। ठीक, अभी आगे क्यों, क्योंकि ये फायर रेजिस्टेंस होते हैं, इनमें आग नहीं लगती, जैसे मैंने बताया, ये मेल्ट नहीं किया जा सकते। ठीक है, अब आता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या है, दे आर यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग टॉयज। ये खिलौने बनाने के काम आता है। ठीक है, फॉर्म बनाने के काम आता है, और बहुत सारे कंटेनर वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। बॉटल, प्लास्टिक, ये सब इसी से बनती है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लास्टिक। इसका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाएगा कि इसके क्या क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला क्या है, मोस्ट प्लास्टिक वे अबाउट 1/8 एज मच एज स्टील। बहुत सारे प्लास्टिक्स का वेट जो होता है वो 8 गुना कम होता है स्टील से। मतलब इतना बड़ा अगर मैंने प्लास्टिक ले लिया, इतना बड़ा स्टील ले लिया, तो जो प्लास्टिक होगा बहुत ज़्यादा हल्का होगा। कितना हल्का होगा, लगभग 8 गुना हल्का होगा। किससे, ठीक है, स्टील से। अब क्या है, प्लास्टिक इज एन आइडियल कैंडिडेट फॉर प्रोड्यूसिंग दी एप्लीकेशंस। ठीक है, वेयर वेट इफेक्ट दी परफॉर्मेंस। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ों को बनाने में जहाँ पर जो वजन है उनका कम रखना है और उनसे परफॉर्मेंस ज़्यादा लेनी। फॉर एग्जांपल जैसे हम बाइक बना रहे हैं, अभी एक बाइक है जिसको मैंने बना दिया 500 किलो की, खूब सारा लोहा लगा करके। अब उसमें पहली बात तो फ्यूल ज़्यादा लगेगा, उसके अंदर पावर कम जनरेट होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट है, और उसके अंदर बहुत बल्कि लुक देगा। ठीक है, एक आदमी से हैंडल भी नहीं होगी। अब मैंने कोई बाइक बनाई, वो केवल 100 किलो की है, उसमें मैंने क्या किया, खूब सारा प्लास्टिक लगा दिया, और स्ट्रेंथ उतनी है। ठीक है, दूसरी बात कि उसमें फ्यूल कम लगेगा, पावर ज़्यादा जनरेट होगी, और एक आदमी आसानी से उसे चला भी सकता है। ठीक है, तो सेविंग वेट, इस तरह से हम क्या करते हैं, वेट को बचा सकते हैं, सेविंग वेट थ्रू द यूज ऑफ द प्लास्टिक इज ए क्रिटिकल इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। मतलब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है, प्लास्टिक का यूज़ कर रही है वेट कम करने के लिए, ताकि फ्यूल कम लगे गाड़ियों में, एवरेज ज़्यादा दें वो, और कई सारे और पैसेंजर्स इसमें बैठ सकें। ठीक है, तो प्लास्टिक ग्रोसरी बैग्स रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसपोर्ट देन द पेपर ग्रोसरी बैग। तो भाई प्लास्टिक के भी ग्रोसरी बैग आते हैं, जो पॉलीथीन वगैरह, और पेपर का भी बैग आता है। तो जो प्लास्टिक का बैग है उसमें क्या है, वो मशीन से फटाफट फटाफट बनता चला जाता है। ठीक है, केमिकली। और जो पेपर का है उसको पहले वुड का पल्प निकालिए, वुड का पल्प जो है उसमें से जो है वो निकालिए, क्या नाम, पेपर बनाइए, उसके प्रेस करके पेपर फिर शीट कटिंग के लिए जाएगा। ठीक है, कटिंग से उसके बाद में उसका बैग बनेगा, उसके बाद वो कहीं सेल होगा। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। ठीक है, अभी क्या है, प्लास्टिक्स आर गुड थर्मल एंड दी इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। मतलब ये बहुत अच्छे थर्मल और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं। तभी तो जो आपके घर में पैन होगा, प्रेशर कुकर होगा, उन सब में जो हैंडल लगा होगा, किसका लगा होगा, प्लास्टिक का लगा होगा। क्यों, क्योंकि वो बहुत जल्दी गर्म नहीं होता। जो बिजली का जो फिटिंग से, जैसा कि हमने अभी बात किया यहाँ पर, बेकलाइट के बनती हैं, वो क्यों प्लास्टिक की होती है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट उतरता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के ये सारे फायदे हो गए, तो क्या हमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करना चाहिए? क्या हमें टोटली प्लास्टिक पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए? क्या हमें आयरन, स्टील ये सब बिल्कुल यूज़ ही नहीं करना चाहिए, सब प्लास्टिक के ऊपर ही रख देना चाहिए? नहीं, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक का यूज़ हमें क्या करता है, पॉल्यूशन फैलाता है। ऐसे गंदगी देखो, जैसे स्क्रीन पे गंदगी फैल गई, इस तरह से गंदगी,
अभी आगे बढ़ते हैं कैसे गंदगी है और क्या हमें इससे एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, इससे कैसे निपटना है, निजात पाना है, एनवायरनमेंट को क्या नुकसान होता है वो पढ़ते हैं। तो आगे देखिए प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। तो हमें क्या करते हैं भाई, पीपल बाई मोर प्लास्टिक, हम लोग बहुत ज़्यादा प्लास्टिक खरीदते हैं, उसके बाद उसे यूज़ करते हैं, उसके बाद उसे फेंक देते हैं, फिर वो पानी में जाता है, फिर किसी फिश को, किसी रिवराइन एनिमल को वो डैमेज करता है, या उसमें वो फंस के मर जाते हैं, या तो फिर क्या होता है भाई, उससे हर्ट हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें इनकी जान बचाने के लिए और अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, अपने प्लानट अर्थ को बचाने के लिए हमें क्या करना है, प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करना है, ठीक है। तो अभी क्या है, डिस्पोजल ऑफ द प्लास्टिक इज द मेजर प्रॉब्लम। मेजर अगर यूज़ भी कर रहे हैं हम उसे, तो उसे फेंकना कहाँ है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यूज़ करके बस यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है। तो दो दो तरह के मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोडिग्रेडेबल और एक होता है डिग्रेडेबल। तो जैसा कि हमने फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेडेशन में काम करते हैं, ठीक है। तो जो जो आइटम ऐसे होते हैं, जो जो वेस्ट ऐसे होते हैं कि उन्हें अगर हम फेंक देते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनमें लग जाते हैं, ग्रो करते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ठीक है। और वैसे आइटम्स को हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, मतलब वो बायोलॉजिकली ख़त्म हो सकता है। बट कुछ ऐसे आइटम होते हैं जिनमें इनका कोई असर ही नहीं होता, जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गया, ठीक है, प्लास्टिक बैग हो गया, इनमें कोई असर ही नहीं होता इनका बैक्टीरियाज का, ये बैक्टीरिया इसमें लगते ही नहीं है, तो ये हज़ारों सालों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो कोई भी चीज़ हज़ारों साल तक पड़ी है तो वो क्या कर रही है, इट्स कॉजिंग पॉल्यूशन, ठीक है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फैला रही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है, तो आपको बताना है मटेरियल विच गेट डिकम्पोज, जो डिकम्पोज हो जाए थ्रू द नेचुरल प्रोसेस, नेचर के द्वारा, ठीक है, उसे कहते हैं हम बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के एक्शन से उसे हम कहेंगे बायोडिग्रेडेबल। और मटेरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज, जो मटेरियल इजिली डिकम्पोज नहीं होगा उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है भाई। अब क्या है, सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, जैसे कि प्लास्टिक है, प्लास्टिक का क्या है, बहुत सारे ईयर्स लेता है ये डिकम्पोज होने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है। और प्लास्टिक कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब प्लास्टिक एक बेकार चीज़ है अपने अर्थ के लिए, ठीक है, मतलब अर्थ के लिए नुकसानदायक है ये। अब आगे आता है, क्यों भाई, क्योंकि अगर हम इसे फेंकेंगे कहीं तो क्या होगा, पोल्यूशन, क्यों, क्योंकि ये खत्म होने वाला नहीं है। अगर हम इसे जलाते हैं तो क्या होगा, एयर पोल्यूशन। अगर इसे फेंक देते हैं तो जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अगर इसे नाली में कहीं इधर उधर फेंक दिया तो चोकिंग हो जाएगी, ब्लॉकेज हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। अगर ये फील्ड में जाकर गिर गया तो उस जगह पर जो भी सीड गिरेगा वो सीड जर्मिनेट नहीं होगा, मतलब वहाँ भी सॉइल पोल्यूशन। तो मतलब इससे पोल्यूशन ही पोल्यूशन है, ठीक है। एडवांटेजेस हैं कि ये थोड़ा सस्ता है, थोड़ा चीप है, टिकाऊ है, बट क्या है कि इसके बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, मतलब इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो इसके एडवांटेज हैं वो हमें छोटे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, किस तरह से हमें वेस्ट को मैनेज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होना है, एक अच्छे इंडियन की तरह हमें सोचना है, और हमें 5R प्रिंसिपल, 5R प्रिंसिपल हमें याद रखना है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज, ठीक है भाई। हमें इसका इस्तेमाल कम करना है, और इसको अगर एक पॉलीथीन बैग ले लिया तो उसी को बार बार यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि हर बार जितनी बार शॉपिंग करने जा रहे हैं बार बार, पहले तो हमें अवॉइड करना है, ठीक है, रिफ्यूज़ ही कर देना है कि नहीं हम पेपर बैग लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद रिकवर करना है, रिसाइकिल कराते रहना है, जो भी अपने यहाँ का प्लास्टिक वेस्ट हो उसे डस्टबिन में इधर उधर मत फेंकिए, उसे इकट्ठा करके रखिए, कोई कबाड़ी वाला आता है या कोई रिसाइकलिंग सेंटर से कोई आता है तो आप उसे दे दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आप 2-4 रुपए या फिर जो भी होगा आप उसके रिटर्न भी मिल जाएंगे आपको, और उसके बाद में वो रिसाइकिल हो जाएगा तो पॉल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है। अभी जैसे किसी गवर्नमेंट ने, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने एक मुहिम चलाई थी, उसमें क्या किया था उन्होंने, एक पॉलीथीन बैग लेकर के आओ और मास्क लेकर के जाओ, तो ये बहुत अच्छी स्टार्टअप था, ठीक है। कैसे, प्लास्टिक वेस्ट को कम करने के लिए, कि जो भी प्लास्टिक वेस्ट यहाँ फेंके गए इधर उधर, वो आप प्लास्टिक वेस्ट लेकर के जाइए और फ्री में मास्क पाइए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गवर्नमेंट को भी जो है करना चाहिए, और गवर्नमेंट टाइम टाइम पे करती भी रहती है ऐसी सारी चीज़ें, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, एक ऐसी हैबिट डेवलप करना है, वी हैव टू डेवलप अ हैबिट विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ठीक है। तो कुछ एनवायरमेंटल फ्रेंडली हमें हैबिट्स बनानी है, फॉर एग्जाम्पल जैसे पॉलीथीन का कम यूज़ करना, अगर आप अपना बैग लेकर के शॉपिंग में गए हैं तो वहाँ हर चीज़ को अलग अलग पन्नी में नहीं लेना, प्लास्टिक अगर जो है बॉटल्स है वो हमें ऐसे, मतलब कि मोस्टली तो हमें अवॉइड करना चाहिए प्लास्टिक की बॉटल लेना, हमें कॉपर की बॉटल या स्टील की बॉटल ये सब लेनी चाहिए, और एक ही बॉटल हमें कई दिनों तक चलानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह के हमें स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, और इस तरह की चीज़ें हमें जो है प्रमोट करनी चाहिए और भी लोगों में, ठीक है। अब आगे आते हैं भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो भी आप जो डाउट होगा वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एंड हिट फॉर श्योर,
and I think that you are enjoying this video. And if you are enjoying, please like, share and subscribe my channel, and share this video to all your friends, ठीक है, so that they can also take the advantage from this video. So thank you once again for your support, ठीक है, thanks a lot, and please wait for the next video which is coming very soon. Okay.